नमस्कार आप सभी को। इतिहास का हमने अध्ययन कर लिया था। इतिहास हमारा समाप्त हो चुका है विगत वर्षों के अध्ययन के क्रम में, जिसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में समाप्त किया था। और आज उसी के बाद से हम चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं और विशेष रूप से आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को। और इसमें जो प्रश्न हैं ज़्यादातर भौतिकी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। हालांकि बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा भौतिकी से, एक रसायन से। तो आप मान के चलो 1 से 2 प्रश्न से ज़्यादा इस सेशन से प्रश्न नहीं बनते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न है वो जीव विज्ञान वाला जो सेक्शन है उससे बनते हैं। तो आज तो हम भौतिकी से संदर्भित चर्चा तो देख लेंगे, लगभग 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं। लेकिन कल से जो इस संदर्भ में चर्चा होगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बायो के बारे में भी, जीव विज्ञान से संदर्भित जो प्रश्न हमारे आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। बाद में रसायन विज्ञान जो बचा है इसकी चर्चा अब सबसे लास्ट में होगी, क्योंकि विज्ञान के बाद हम पहुंचने वाले हैं बिहार राज्य विशेष में। और बिहार राज्य विशेष में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो 1 से 2 वीडियो इसमें आपकी आएगी विज्ञान के क्रम में, सामान्य विज्ञान के क्रम में। और उसके बाद से जो हमारी चर्चा होगी वो बिहार राज्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा देखने को मिलेगी। याद रखना है, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस परीक्षा का पाठ्यक्रम। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन, जहां से आपको ये पता चलता है कि परीक्षा की मांग क्या है और किस आधार पे हमें किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं, 40 से 45 प्रश्न हैं। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है आपको बताना है। यहाँ पे 4 तत्व दिए हुए हैं। अब बोला जा रहा है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो चलें बताएं, इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। थोड़ा सा समझ के बताइएगा। यदि आपने हाई स्कूल इंटर में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो चीज़ें आप कर सकते हो, इतना आसान मान के चलते हैं हम। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं उनका जो लेवल है वो 9th तक का लेवल है, 10th तक का लेवल है। इसके बाद के प्रश्न इसमें भौतिकी और विशेष रूप से रसायन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिक है, यदि आपके पास थोड़ी सी भी जानकारी है तो कर सकते हैं। तो प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से मॉक आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रयास करना है, छोड़ना नहीं है। जवाब सभी को देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो बताएं, निम्न तत्व में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है तांबा। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपको बताना है। चलें बताएं। देखो, इसका सही उत्तर है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों सही है अभी थोड़े से फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग विज्ञान से जुड़े होंगे उनको समझ में आएगा, बाकी जो लोग विज्ञान से नहीं जुड़े हैं, कला वर्ग से जुड़े हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए एक ही तरीका बनता है कि जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको रट जाइए आप, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, तभी आप सफल होने का मतलब कि भौतिकी और रसायन में आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन क्यों सही है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो जानते हैं 1 होता है। क्योंकि हम किस तरह पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरह से ये क्रम आता है आवर्त सारणी का। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, साधारण जो हाइड्रोजन समस्थानिक है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। और जो प्रोटियम हम बोलते हैं इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, प्रोटियम के बाद फिर यदि हम देखें भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम जो होता है इसमें देखेंगे तो 1 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम के बाद यदि हम बात करें इससे भी भारी हाइड्रोजन समस्थानिक तो उसको बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। और ट्राइटियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका हाइड्रोजन सही उत्तर है, क्योंकि हाइड्रोजन में जो प्रारंभिक इसके समस्थानिक हैं उनमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? देखो, इसको तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मात्रक या इकाई बात एक ही होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, आपको बताना है। तो बताएं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर।
1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, कौन कौन से? तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति, वेग। तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति, वेग। तो आपको बता दें एंगस्ट्रॉम की जो हम बात करते हैं तो ये तरंगदैर्ध्य की इकाई है, ठीक है, तरंगदैर्ध्य की इकाई है। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। ऊर्जा की यदि हम बात करें, ऊर्जा की इकाई या मात्रक क्या है तो आप जानते हो जूल बोला जाता है, कार्य या ऊर्जा जूल बोला जाता है। आवृत्ति का मात्रक या इकाई की बात करें तो आप जानते हो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं तो हर्ट हो गया। वेग की यदि हम बात करते हैं तो वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं तो मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई हो गया। तो कुछ है हमारे जो इस प्रकार के तत्व हैं उनकी इकाइयां हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं भौतिकी में, उनकी यदि इकाइयों की बात करें तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन राशियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, बिना जानकारी के हम नहीं कर सकते। तो कुछ प्रमुख राशियां हैं जिनके बारे में हमें नोट करना है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपको बताना है। यहाँ पे देख रहे होंगे समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष आपको बताना है, बताएं। देखो सबसे पहली बात, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष की यदि हम बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर इसका मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बता दें प्रकाश वर्ष जो है इन चारों में से यदि हम बात करें तो दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है। दूरी को हम प्रकाश वर्ष में भी नापते हैं, मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। समय की इकाई क्या है? समय की इकाई आप कह सकते हो सेकेंड, मिनट या घंटा। गति की यदि हम बात करें तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। गति के बाद यदि हम दूरी की बात करें तो दूरी को भी हम मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, दूरी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न में, बोला जा रहा है आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, बताएं। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? 4 यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, कौन कौन से? हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, रेडियन या वाट। इनमें से कौन सी इकाई है आवृत्ति की आपको बताना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की आवाज़ को सुन सकता है, ठीक है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है, सुनने में सक्षम होता है एक साधारण मनुष्य। तो यहाँ पे आवृत्ति की बात की जा रही है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ए विकल्प सही उत्तर है। यह भी याद रखना है कि एक साधारण मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को आसानी से सुन सकता है। चलिए अगला है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किस चीज़ के होते हैं? घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज़ के होते हैं आपको बताना है। सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, किसके होते हैं इसको आपको बताना है। चले बताएं, जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं ये 2017 के प्रश्न हैं। अभी तक हमने 2017, 2018 के प्रश्न देखे, मतलब प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, इस सेक्शन से बन रहा है लेकिन उसकी संख्या सीमित है, 1 से 2 तक ही सीमित है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा समय अपना दीजिए, समय उन खंडों पर दीजिए जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको बताएं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके होते हैं? ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है आपको बताना है, बताएं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता। अभी आपने देखा था ये प्रश्न जो पूछा है ये पूछा गया है वर्ष 2019 में। अभी सेम प्रश्न हमने देखा था कि हर्ट्ज में जो हम मापते थे वो आवृत्ति का मापन हम हर्ट्ज में करते थे। और हमने देखा यह भी था कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को एक मनुष्य सुन सकता है, यह भी एक बार पूछा गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। मतलब ज़्यादातर जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं वो मात्रकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मात्रक पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो बताएं विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, आपको बताना है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। आप जानते हो, यदि आपको नहीं पता है और आप भौतिकी के छात्र रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि शक्ति का जो मात्रक होता है उसको निकालने का तरीका, जैसे आप P फॉर शक्ति लिखते हैं, P से डिनोट करते हैं, तो यदि P से हम शक्ति को डिनोट करते हैं तो शक्ति बराबर हमारा निकल के आता है कार्य बटे समय। क्या निकल के आता है? कार्य बटे समय। और यहाँ से भी हम मात्रक निकाल सकते हैं। अब कार्य बटे समय निकल के आ गया, कार्य का मात्रक हमें पता हो, समय का मात्रक पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो वास्तविक मात्रक होता है वो होता है वाट, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत को हम वाट में मापते हैं। आप घर में देखते होगे, बल्ब की बात करते हो कि कितने वाट का बल्ब है, तो उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसको बताएं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, कौन सी सीमा इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की है, आपको बताना है। बताएं इनमें से कौन सी सीमा है जो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की है, आपको बताना है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए बताएं कौन सा सही होगा, आपको बताना है। चारों पर गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ मैं बातें लिख रहा हूँ, पहले आप उसको गौर करिए फिर इधर देखिएगा। उधर गौर करके उसका जवाब दीजिए। देखो, इसके बारे में ये बोला जाता है, इसमें सबसे पहले आपको बता दें इसका सही जवाब है बी विकल्प। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अब आपको बता दें स्पेक्ट्रम जो है, ये जो तरंगदैर्घ्य की सीमा की बात की जाती है, कई बार आपको लिखने को मिलेगा नैनोमीटर। ठीक है, तो चाहे हम नैनोमीटर की बात करें, आपको पता होगा कि एंगस्ट्रॉम की मान जब हम नैनोमीटर में रखते हैं, मान लीजिए इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 320 से 860 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको आपको यदि कहीं लिखा है 320 से 860 नैनोमीटर या 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम, बात एक ही है, सिर्फ यूनिट का बदलाव यहाँ पे किया गया है। तो इतना याद रख लीजिएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की जो सीमा है वो हमेशा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो इससे मिलता जुलता कोई भी आपके प्रश्न में मिल जाए उसको आपको टिक कर देना है। अब 400 से 700 की यदि हम बात करते हैं, यदि इसको एंगस्ट्रॉम में हम परिवर्तित कर देंगे, ये हो जाएगा 4000 से 7000। अब 4000 से 7000 की रेंज में यदि हम देखें तो बी विकल्प में ही दिया हुआ है, यही आपका सही है। तो इसमें कोई सटीक नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सेम प्रश्न है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। प्रश्न वही है, बदलाव कर दिया गया है भाषा में। बताएं सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? इनमें से सौर विकिरण किस परास में दिखता है, आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि सौर विकिरण की जब बात की जाए या दृश्य तरंगदैर्घ्य की बात की जाए, दृश्य स्पेक्ट्रम की बात की जाए, तो आपको समझना है कि इसकी लिमिट है 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे बी विकल्प में दिया है, बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, इसको रट जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। देखो यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक है, उत्तर कुछ दूसरे दिए हुए हैं, प्रश्न कुछ दूसरा पूछा जा रहा है। इसको बताएं दाब की इकाई क्या है? चलो बताओ, दाब की इकाई क्या है? मात्रक निकालने को आ गया, दाब की इकाई क्या है बताएं। कितना आसान सा प्रश्न है, यदि आपने कभी भी फिजिक्स पढ़ा होगा तो। और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि दाब की इकाई क्या है, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न के बारे में कि इसका जवाब क्या होगा।
चलें बताएं इसका जवाब क्या होगा। दाब की इकाई क्या है, इनमें से कौन सी दाब की इकाई है ये आपको बताना है। बताएं दाब की इकाई कौन सी है। न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन पर मीटर, इनमें से दाब की इकाई क्या है आपको बताना है। देखो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यदि आपने देखा होगा प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, या दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, F बराबर आप क्या करते हो, यदि बल का भी मात्रक नहीं पता तो इस तरह से निकालते हैं, F बराबर ma होता है। ठीक है, अब m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, यदि हम a की बात करें त्वरण होता है, त्वरण को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यदि हम बात करें तो ये क्या है, बल का मात्रक है। यदि दूसरे शब्दों में इसी को बात करें तो न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति में न्यूटन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है बल का मात्रक हो गया न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद बात हो रहा है एरिया का, तो एरिया का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहाँ पे दिया है वो आपका सही है, मतलब न्यूटन पर वर्ग मीटर, ए विकल्प आपका सही है। कहने का मतलब कि जब आपको फार्मूला पता होगा, संबंधित सूत्र पता होगा जिससे संबंधित प्रश्न बन रहा है, तो उस सूत्र के आधार पर आप चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कभी भी हार नहीं माननी है, अंतिम समय तक इसमें प्रयास करना है कि किस तरीके से इसका हल निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान से प्रश्न भी होते हैं। फिर से पूछा जा रहा है दाब का मात्रक क्या है। अब दाब का मात्रक क्या है, यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, वहां पे था न्यूटन के टर्म में, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम के टर्म में। मतलब पहले आप बल का मात्रक निकालोगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे, क्योंकि लंबाई का मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें से निकल के क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं, निकालने का तरीका आपको बता दिया है, तो वहां से चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, वहां से चीज़ों को आप कर सकते हो। इसका सही उत्तर है ई विकल्प, क्योंकि कोई भी उत्तर इसमें से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है आइए देख लेते हैं। F बराबर हमने बताया था ma, और m का जो मात्रक था ये हमने लिखा किलोग्राम, a का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद आपको लगाना है a, मतलब एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसमें यदि आप देख रहे होगे तो कहीं भी नहीं लिखा है कि किलोग्राम मीटर माइनस प्लस सेकेंड स्क्वायर, नहीं लिखा है, तो मतलब ई विकल्प पर आपको जाना है। या दूसरी इकाई इसकी पास्कल भी होती है, वह भी पता होना चाहिए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखो जब हम छोटे थे तो कक्षा 8-9 में जब हम पढ़ते थे, क्लास 8th 9th में, तो हम पढ़ते थे सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो वही चीज़ अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सी है जो एक अदिश राशि है। देखो अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर है। सदिश राशि मतलब ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे राशियों को यदि हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि हम अदिश राशियों की बात करते हैं तो इनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वही आपको बताना है। कौन कौन सा दिया हुआ है, बल, दाब, वेग, त्वरण, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता नहीं है। देखो यदि हम किसी पर फोर्स बल लगाते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, दिशा परिमाण दोनों चाहिए। वेग में भी दिशा परिमाण दोनों चाहिए कि किस तरफ जा रहा है। त्वरण में भी सेम चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो दाब है, दाब में ये चीज़ें नहीं होती। मतलब दाब जो है एक अदिश राशि है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी की सभी सदिश राशियाँ हैं। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होगा। इनमें से 4 राशियां दी हुई हैं, इनमें से किसका मात्रक नहीं होगा। मतलब कौन सी ऐसी राशि है जो मात्रक विहीन है, जिसका मात्रक ही नहीं होता है। प्रतिबल,
बल, विकृत, दाब। देखो दाब के बारे में भी आपने देखा था कि दाब का मात्रक होता है, बल के बारे में भी देखा अभी आपने कि बल का मात्रक होता है, प्रतिबल के बारे में भी आपने पूर्व में सुना है, प्रतिबल का भी मात्रक होता है। यहाँ पे एक है विकृत। विकृत मतलब क्या हो गया, एरर या आप कह लीजिए त्रुटि। तो त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा सी विकल्प, विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको बताएं। यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। क्या कथन दिया हुआ है? कथन कह रहा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ पे दो रंगों की बात की गई है। पहला बात हुआ है बैंगनी रंग का, दूसरी बात हुई है लाल रंग का। अब आपको पता होना चाहिए बैंगनी और लाल दोनों रंगों के बारे में। आपको बता दें बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति यदि हम बात करें तो वह सबसे अधिक होता है। मतलब बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है जिस कथन में लिखा है वो आपका सही है। कहने का मतलब या तो आपको लिखा हो कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये कम होता है, या दूसरी तरफ लिखा हो कि बैंगनी रंग की आवृत्ति जो है ये अधिक होती है। साथ ही साथ इसी तरह लाल रंग में यदि हम जाएंगे तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है और लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, मतलब लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ये कथन आपका सत्य हो रहा है और इस आधार पर बी कथन आपका सत्य हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम, बैंगनी रंग की जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। बताएं एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस? चलिए बताएं इन चारों में से क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बताएं। देखो धनावेशित हिस्से की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है, क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में या न्यूक्लियस में यदि हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जहाँ पे प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो ये धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन की यदि हम बात करें तो ये उदासीन होता है, जिससे कि ओवरऑल उस नाभिक का या उस न्यूक्लियस का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। तो न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर आपका डी विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि न्यूक्लियस ही धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन भी उदासीन होता है, प्रोटॉन यदि हम बात करें तो ये तो धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था? परमाणु के केंद्र का, परमाणु के केंद्र में नहीं होता है, परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलें इसको बताएं एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस कोई है और सीधे वो द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जा रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? बताएं। यदि कोई ठोस है और वो द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबालना? इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने की। तो ठोस के सीधे गैस होने की जो प्रक्रिया है, गैस में परिवर्तित होने की, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब है कि गैस से द्रव बनने की जो परिघटना है, गैस से द्रव बनने की जो घटना है उसको बोलते हैं संघनन। तीसरा इसमें लिखा हुआ है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? किसी द्रव के सतह के कणों
का गैस के रूप में परिवर्तन जो है वो वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तीनों आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। मतलब जो आप 2G, 3G, 4G यूज करते हैं, 6G तक पहुंचने वाले हैं, तो इसमें G क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल, इनमें से क्या संबंध रखता है G? G फॉर होता है जनरेशन, ठीक है। तो G फॉर क्या हो गया? जनरेशन। C विकल्प आपका सही उत्तर है। मतलब जनरेशन का मतलब क्या हो गया? पीढ़ी। मतलब ये दूसरी पीढ़ी की बात की जा रही है। आज के समय में क्या हो रहा है? 6वीं पीढ़ी की बात की जा रही है, 6G आ रहा है, 6th जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। राडार का आविष्कार किसने किया था और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था? तो राडार के इन्वेंटर यदि हम बात करें तो इसके हैं रॉबर्ट वाटसन। ए विकल्प आपका सही उत्तर। इसको रट जाइएगा, रटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसको बताएं, गॉड पार्टिकल क्या होता है? गॉड पार्टिकल क्या होता है बताएं। गॉड पार्टिकल क्या होता है? हिग्स बोसान, न्यूट्रिनो, मेसान या पॉजिट्रॉन, इनमें से गॉड पार्टिकल क्या होता है आपको बताना है। चलिए बताएं। देखो, हिग्स बोसान की यदि हम बात करें तो यह एक मूल कण है, इसी को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, सर सीवी रमन भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब किए थे? इसके बारे में कल मैंने बताया था, कल नहीं, पहली कक्षा जो करंट अफेयर्स की थी, जहां पे हमने नोबेल पुरस्कारों की बात किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत के कितने व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यदि आपने वहां पर ध्यान से देखा होगा तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो बताएं, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था आपको बताना है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह पुरस्कार कब मिला था? देखो, मैंने आपको बताया था कुछ नाम, जैसे मैंने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद मैंने आपको बताया था सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन के बाद मैंने बताया था हरगोविंद खुराना। इसके बाद बताया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। तो इस तरह से नाम बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए। सबके क्षेत्र भी मैंने उस दौरान बताए हैं, तो वहाँ से जाकर चीज़ों को कर लेना है, ठीक है। इसका सही उत्तर है वर्ष 1930, ठीक है। वर्ष 1930 में मिला था। यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, कहीं भी 1930 नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा। सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इसको बताएं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताएं, न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। तो आपको बताना है दूरबीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, किस व्यक्ति के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी, ये आपको बताना है। चले बताएं, दूरबीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो, दूरबीन की खोज जो है वो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। डी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह के यदि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि स्टैटिक प्रश्न है, आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको समसामयिक संदर्भों में ध्यान देनी पड़ेंगी, वहाँ से आप उनको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसको बताएं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न सीधा है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या ब्रेन ब्राउन, किसके द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया है बताएं। ये तो तभी पता होगा जब आपने स्टैटिक जीके कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? ये तो पता होना चाहिए, तो बेसिक है, जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स से जुड़े हैं तभी बता पाएंगे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है?
1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब 10⁻³ की बात हो रही है, मतलब 1/1000 मिलीमीटर, सी विकल्प सही है। इसको बताएं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? इसके लिए एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में रखकर आप निकाल सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा और इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है F बराबर 9/5C + 32। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखेंगे तो क्लियर है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? F फॉर फ़ारेनहाइट, यहाँ पे क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं? यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, मतलब C का मान दिया हुआ है। तो फ़ारेनहाइट हमें निकालना है 9/5 इंटू, अब C की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप 40 + 32। अब इस तरह से आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जितनी भी आती है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद जो उत्तर आए वो आपका सही उत्तर है। तो इतना याद रखना है कि कभी भी हमें सेंटीग्रेड और दिया है या फ़ारेनहाइट निकालना है या फ़ारेनहाइट तापक्रम दिया है, सेंटीग्रेड निकालना है, तो फार्मूला प्रयोग करना है F बराबर 9/5 C + 32, ठीक है, या F बराबर 9/5 इंटू C + 32। इतना याद रखना है, यहाँ से आपके सवाल निकल जाएंगे और इस तरह के प्रश्न यदि कहीं पूछे जाते हैं तो जवाब देने में आपको आसानी होगी। इसको बताएं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक जो है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था। रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में या एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये तकनीक क्या है, आपको बताना है। बताएं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक क्या है? बताएं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक क्या है, ये आपको बताना है। देखो, क्रोमेटोग्राफी तकनीक की यदि हम बात करें तो इसका मतलब है एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करना। मतलब एक मिश्रण में यदि एक से अधिक पदार्थ मिले हों तो उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है, उनको अलग करने का जो तरीका है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, लोलक की कालावधि क्या है? लोलक का आवर्तकाल क्या है? कालावधि मतलब आवर्तकाल। लोलक के बारे में आप जानते होंगे, यदि आपने इंटर में फिजिक्स लिए रहे होंगे तो आपको याद होगा कि लोलक का एक प्रैक्टिकल भी होता है। एक फार्मूला होता है T = 2π√L/g, ठीक है। अब इसमें T जो है ये आवर्तकाल होता है, कालावधि होता है। L इसकी लंबाई होती है, जिससे लोलक की कुल लंबाई होती है, और G जो है ये त्वरण होता है। अब इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर, तापक्रम पर। देखो यहाँ पे फार्मूले में क्या प्रयोग किया गया है? 2π√L/g, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें नियतांक हैं, सिर्फ और सिर्फ L इसमें एक ऐसा है जिसका अपनी वैल्यू है। तो L क्या है? लंबाई को डिनोट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लोलक की जो कालावधि है वो सिर्फ और सिर्फ लंबाई पर निर्भर करेगी। मतलब कि बी विकल्प आपका सही उत्तर है, क्योंकि कहीं भी द्रव्यमान की बात इस फार्मूले में नहीं है, कहीं भी समय की बात नहीं है, कहीं भी तापक्रम की बात नहीं है। तो इस आधार पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलें, तो बेसिक कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा एक 9th की पुस्तक लेके फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ लें, वहाँ से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसको बताएं, बल गुणनफल है किसका? देखो इतना आसान सा प्रश्न है। बल गुणनफल है किसका? F बराबर क्या होता है? m × a, या आप कह लीजिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये आपको पता होना चाहिए, m और a का गुणनफल है। m मीन्स द्रव्यमान, a मीन्स त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण, बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 बोला जा रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे। एक था v = u + at,
एक पढ़ा है आपने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक आपने पढ़ा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण हमने पढ़े हैं और बोला जा रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए। अब इसमें जहां पर हम a का प्रयोग कर रहे हैं ये त्वरण है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सूत्र दिया है, यदि हम बात करें कि यस वाला दिया है तो यस कहीं नाम नहीं दिख रहा है तो यस नहीं है, मतलब दोनों कट गए। पहला फार्मूला दिया हुआ है। अब पहला फार्मूला कहता है v बराबर u प्लस ए टी, मतलब ए टी बराबर यदि हो जाएगा v माइनस यू, यहाँ से यदि हम देखें a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी दिया है c में, c विकल्प आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, इनमें से कौन सी राशि है जो अदिश है आपको बताना है, मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपको बताना है। कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब अदिश राशि कौन सी है आपको बताना है। बताएं, देखो अदिश राशि इसमें से कौन सी है, तो आयतन दिया हुआ है डी विकल्प। आयतन के लिए हमें ये नहीं जरूरी है कि दिशा की जरूरत नहीं है आयतन बताने के लिए, तो डी विकल्प सही उत्तर है। पदार्थ के, इसको ध्यान से देखना है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बताएं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है आपको बताना है, बताएं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है आपको बताना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, आप जानते होंगे कि संवेग और वेग का अनुपात मतलब संवेग और वेग, देखो इसका फार्मूला हो जाएगा, अनुपात पूछा जा रहा ना, संवेग का हो जाएगा mv और वेग का v, मतलब v कट जाएगा बचेगा m। तो बोला जा रहा है कि कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है, द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000 मीटर, इतना आसान सा प्रश्न पूछा गया है, इसको बताएं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितने के, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है आपको बताना है। 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पावर माइनस 12 ग्राम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 10 पावर माइनस 12 ग्राम। इसको बताएं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल, सही है। कहीं भी आप खड़े होंगे बल लगेगा नीचे, क्यों, क्योंकि त्वरण हमें नीचे खींचता है, जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का वो हमें नीचे खींचता है, बाहर नीचे लगेगा। अब बोला जा रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। दूसरा कह रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से नीचे जाते समय बल शून्य होगा। तीसरा कह रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं और यदि कोई लिफ्ट है उसकी दे दी जा रहा है, यहाँ पे क्या दिया रहा है, लिफ्ट के त्वरण दिया रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है और इस त्वरण के साथ लिफ्ट एक बार ऊपर जाती है एक बार नीचे आती है। तो बोला जा रहा है कि क्या कभी किसी भी शर्त में किसी भी कंडीशन में बल शून्य होगा आपके द्वारा, तो निश्चित रूप से जब हम ऊपर जाएंगे तब तो बल शून्य नहीं होगा, क्योंकि तब बल और लगेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो काम करेगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उस दौरान हमारा जो बल है, जो हम फोर्स लगाएंगे उस फर्श पर लिफ्ट के, वो शून्य होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका सही उत्तर जो है वो बी होगा कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से नीचे आते समय ये चीजें हमें शून्य दिखेंगी। तो बी विकल्प सही उत्तर होगा, ठीक है। चलें, ऐसे भी सामान्यता है, यदि हम इस त्वरण की बात ना करें तो यदि आप किसी लिफ्ट में हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको महसूस होता है कि जो आपका वेट है वो कम हो गया है, वेट बहुत ही कम लगता है, ठीक है। चलें, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है कैसी होती है बताएं। वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या ध्रुवीयकृत।
वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, बताएं। देखो, ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों के लिए मतलब क्या है कि उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती हैं एक प्रकार से यांत्रिक तरंगों का कार्य करती हैं। और यांत्रिक तरंगों के लिए यदि हम बात करें तो ये अनुदैर्ध्य, इनकी जो दिशा होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये आपको बताना है। बताएं, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन। देखो, अब ये थोड़ा सा रसायन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पे 4 तरीके दिए हुए हैं जो भौतिकी के हैं: ऊर्ध्वपातन, टासवन, क्रोमेटोग्राफी या आंशिक आसवन। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस से सीधे गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हो। और ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के माध्यम से हम रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। इसको बताएं। विद्युत शक्ति की इकाई अभी पूछा गया था पहले, इसको बताएं। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है? देखो, टरबाइन की बात हो रही है, टरबाइन और डायनमो की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप टरबाइन की जब बात करते हो या डायनमो की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनका कार्य क्या है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इनका कार्य क्या है, इनका आप बोल सकते हो कि आधार क्या है। आप जानते हो कि चाहे टरबाइन की बात कर लें चाहे डायनमो की बात कर लें, ये दोनों के दोनों जो है ये मैकेनिकल ऊर्जा के फार्मूले पर काम करते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करते हैं। और मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा दोनों सही होता, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पे मैकेनिकल ऊर्जा दिया हुआ है। इसको बताएं, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? अब इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, यूनिट निकालने का तरीका पता हो तो आसानी से निकाल सकते हो। इस प्रश्न का यदि हम उत्तर देखें कि इसका उत्तर कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा 1 यूनिट, क्योंकि जब हम 100 वाट के बल्ब को क्षमता दी हुई है, इसको जब हम समय से गुणा करेंगे जो 10 घंटे दिया हुआ है तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1000 वाट प्रति घंटा, मतलब 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट को बोलते हैं 1000 वाट प्रति घंटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 इकाई। इसको बताएं। देखो, अब आपने प्रतिरोधों का 2 क्रम आपने पढ़ा होगा, जिनमें से एक क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा क्रम दिया हुआ है? समानांतर क्रम। जब हम 2 प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध निकालते हैं, विशेष रूप से समांतर क्रम में निकालते हैं, तो वहाँ पे हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये किस क्रम के लिए है? ये है समानांतर क्रम के लिए। प्रतिरोधों का जो दूसरा क्रम होता है वो होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, मान लो 2 प्रतिरोधों का, तो उसको हम लिखते हैं R बराबर R1 प्लस R2। ये तब के लिए है जब ये श्रेणी क्रम में हो। श्रेणी क्रम का मतलब कुछ इस तरह से प्रतिरोध दिए हो। मतलब मान लीजिए एक कोई सर्किट है और एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे, मतलब A यहाँ पे लगा है, B यहाँ पे, और इसका बोल दिया जाए कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो जब इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो यहाँ पे क्योंकि कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला लगेगा R बराबर R1 प्लस R2। यदि इस तरह से दिया हुआ है सर्किट, जैसे मैं अब बना रहा हूं, इस तरह की सर्किट यदि दी हुई है और इनका आपसे पूछ लिया जाए कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए A1 और A2 का, तो यहां पे जब आप तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये क्रम कौन सा हो गया, अब ये हो गया समानांतर क्रम, यहां पे जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे आप तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आधार पर आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है? 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया है, मतलब R दिया हुआ है और R1 दिया हुआ है। R2 ज्ञात करना है, पक्षांतर करके हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका उत्तर है। इसको बताएं,
एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या? एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है आपको बताना है। एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, चलें बताएं। इसका सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न थे उनको हमने देखने का प्रयास किया है और आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करेंगे। कल से जो हम प्रश्न देखेंगे विशेष रूप से जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न लगातार बढ़ रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत उसी खंड पर है। तो कल से जो चर्चा होगी विगत वर्षों के प्रश्नों के अंतर्गत, वो आप जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखोगे। जीव विज्ञान समाप्त करने के बाद हम बिहार से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।